अतिथि की परंपरा को प्रबुद्ध शिक्षक साथियों तथा प्यारे छात्र छात्राओं सभी को सुप्रभात। लोकतंत्र की पाठशालादायित्व और लोकतंत्र की भावना विकसित करने का एक सशक्त प्रयास है। इसी शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बड़ी ही कुशलता से बखूबी निभाने वाली सरपंच श्रीमती अरुणा खिलाड़ी जी मैडम, आपके आगमन से वही इस कार्यक्रम की शोभा अपार। विद्यालय परिवार करता है आपका सादर सत्कार। महोदया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसलिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और मैं अतिथि सरपंच महोदया को पुष्पगुच्छ और किताब देकर सम्मानित करें। माननीय प्राचार्य महोदय। और समाधान महोदय। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि अरुणा मैडम, सरपंच टाकली ढुकेश्वर, पूरे नवोदय परिवार की ओर से इस आदर्श युवा ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपका स्वागत करती हूँ। ग्राम सभा, जैसा कि हमें पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है। अगर हमारे गांव सुख सुविधा से संपन्न है तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। गांव हमारे देश की नींव है। जैसा कि इस कार्यक्रम के तहत हम जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे युवाओं में, हमारे छात्रों में संवैधानिक मूल्य, लोकतांत्रिक भावना, सामाजिक जिम्मेदारी और एक कुशल नेतृत्व से भरे हुए हमारे युवा हों। इस कार्यक्रम के द्वारा उनके अंदर ये सारी विशेषताएं कूट कूट कर भर जाएं, जिससे कि वो अपने गांव को संपन्न बना सकें, सुविधाएं प्रदान कर सकें। मैं एक बार फिर से नवोदय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ मैडम आपका, और सभी का धन्यवाद अर्पण करती हूँ। थैंक यू। अब कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ग्राम सभा की अवधारणा, उसकी संरचना एवं गांव के विकास में उसकी भूमिका इसका विस्तृत परिचय देने के लिए मैं हमारे विद्यालय के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक डॉक्टर किशोर चौधरी सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। करती है ग्राम सभा में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और इस ग्राम सभा की प्रोसीडिंग में नागरिक अपनी समस्याएं कैसे रखते हैं और उसमें विकास योजनाएं कैसे बनाते हैं, या आज पहिले मी सगळ्यांचं आधी स्वागत करते आणि मला इथं नवोदय विद्यालयाचे प्राचार्य, सगळे शिक्षकवृंद सगळ्यांनी मला इथं बोलवलं आणि जो काही आपल्या गावाची ग्रामपंचायत मी चालवते त्याबद्दल मी तुम्हाला काही सांगते। आमची 15 जणांची बॉडी आहे आपल्या ग्रामपंचायतीमधून आणि सगळ्यांना एकत्र घेऊन आम्ही हे काम करतो ग्रामपंचायतचं। आणि मी सगळ्या सुख सुविधा सगळ्यांवर लक्ष ठेवते। ग्रामसभा जर असली तर आम्ही सगळं व्यवस्थित 15 जणांची बॉडी पूर्णतः व्यवस्थित पार पाडतो। आणि मी सगळे जे मी मुलांना पाहते ना वेशभूषा केलेली,
त्याबद्दल मी सगळ्यांना पुढील त्यांच्या वाटचाली शुभेच्छा देते आणि थांबते. आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हमें मिला है नया प्रकाश. हम सभी आशा करते हैं कि आप सभी छात्र छात्राएं उपस्थित सभी ग्रामवासी, वार्ड सदस्यों, ग्राम पंचायत के अधिकारी, विभिन्न विभागों के माननीय अधिकारी, हमारे गांव की मातृशक्ति, युवा वर्ग और आदरणीय बुजुर्गों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. ग्राम सभा हमारे लोकतंत्र की आत्मा है. यही वह मंच है जहाँ हम सभी मिलकर अपने गांव के विकास की दिशा तय करते हैं. हमारा गांव तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर एकजुट होकर निर्णय लेंगे और उन्हें अमल में लाएंगे. आज की ग्राम सभा में हम अपने गांव की जरूरतों, समस्याओं और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि पीने की पानी की व्यवस्था, स्वच्छता, स्कूल की सुविधाएं, सड़क मरम्मत, महिला स्व सहायता समूह, कृषि से जुड़ी योजनाएं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर. मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी खुलकर अपने विचार और सुझाव रखें. आपका सुझाव हमारे गांव की प्रगति में एक कदम आगे बढ़ाएगा. हम यह संकल्प लेते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा, शिक्षित, आत्मनिर्भर और आदर्श गांव बनेगा. आप सबकी सक्रिय भागीदारी से हम यह सपना साकार कर पाएंगे. धन्यवाद. मैं ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी कर्मचारियों तथा विभिन्न विभागों से पधारे सरकारी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ. सबसे पहले मैं उन सभी को इससे धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर आज की इस ग्राम सभा में भाग लिया है. आप सभी की उपस्थिति हमारे गांव के विकास के प्रति आपकी जागरूकता और जिम्मेदारी को दर्शाता है. आज की ग्राम सभा की अध्यक्षता माननीय सरपंच स्वामी पांडे जी कर रहे हैं. हम उनके मार्गदर्शन में इस बैठक की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं. हम सब जानते हैं कि ग्राम पंचायत के कार्य सभी सफल हो सकते हैं जब गांव के हर व्यक्ति का सहयोग और सहभागिता मिले. आपका सहयोग ही हमारे विकास कार्यों को गति देता है. यह बैठक केवल योजनाएं सुनने के लिए नहीं बल्कि एक साझा संवाद का अवसर है जहां आप अपने सुझाव रखेंगे, गांव की समस्याओं पर खुलकर चर्चा करेंगे. बैठक को औपचारिक रूप से आरंभ करने से पहले आइए हम सभी ग्रामवासियों का संक्षिप्त परिचय लें ताकि सभी एक दूसरे को जान सकें. कृपया क्रमवार अपना नाम और पद बताएं. नमस्कार पद सरपंच. नमस्कार संदास कुमार पद सचिव. नमस्कार मैं शगुन सिंह वार्ड सदस्य 1. नमस्कार मैं कीर्ति ढाकनी पद वार्ड सदस्य 2. नमस्कार मैं निष्का सागर पद वार्ड सदस्य 3. नमस्कार मैं ईश्वरी भावे पद वार्ड सदस्य 4. नमस्कार रत्नुषा बागुल पद वार्ड सदस्य 5. नमस्कार मैं शौर्य मस्ती पद वार्ड सदस्य 6. नमस्कार मैं अखिल वाजपेयी पद वार्ड सदस्य 7. आज की ग्राम सभा में उपस्थित अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं आदरणीय श्री सोहन जगले जी को पंचायती राज विभाग और पंचायत कार्यकालीन का काम व्यापक अनुभव है. उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है. गांव के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनता से निरंतर संवाद में उनका काफी विशेष योगदान रहा है. उनका अनुभव एवं मार्गदर्शन निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के कार्यों में दिशा और गति प्रदान करेगा. आज की इस बैठक के लिए उपस्थित सभी सदस्यों, ग्रामीणों और अतिथियों का हार्दिक शुभकामनाएं एवं स्वागत है. आइए हम सब मिलकर इस ग्राम सभा को सफल और सार्थक करें. धन्यवाद. व्यवस्थित और शांति से चल रही है. हम इस सत्र में पिछली ग्राम सभा में लिए गए प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और नए प्रस्ताव पारित करेंगे. मैं सभी माननीय सदस्यों और उपस्थित ग्रामीणों से निवेदन करती हूँ कि वे क्रम से अपने सुझाव और विचार रखें ताकि हर विषय पर सार्थक चर्चा हो सके. धन्यवाद सरपंच महोदया. इस ऊपर चर्चा की थी. उनकी समीक्षा इस प्रकार है. सबसे पहले सड़क मरम्मत कार्य जिसमें गांव की सड़क के गड्ढे भरने का कार्य प्रारंभ हो चुका है. पूर्ण मरम्मत के नया प्रस्ताव आज रखा जाएगा. इलेक्ट्रिक खंभों पर लाइट व्यवस्था, अंधेरे वाले क्षेत्रों में लाइट लगाने की व्यवस्था स्वीकृत की रहेगी. आंशिक रूप से लाइटें लग चुकी हैं. शेष क्षेत्रों में कार्य जारी होगा.
गांव की साफ सफाई। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत साफ सफाई का कार्य नियमित चल रहा है। ग्रामवासी भी इसमें सक्रिय भाग ले रहे हैं। विद्यालय मरम्मत कार्य। स्कूल की कुछ कक्षाओं में मरम्मत का कार्य प्रस्ताव पारित किया गया था। आंशिक कार्य पूर्ण किया गया है, शेष काम जल्दी पूरा किया जाएगा। ग्राम पुस्तकालय। गांव के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय शुरू करने का निर्णय लिया गया था। पुस्तकें एकत्रित करने की प्रक्रिया जारी है और स्थानीय ग्राहक का कार्य प्रगति पर है। हैंडपंप मरम्मत। गांव के 2 हैंडपंपों की मरम्मत का कार्य संकल्प किया गया है। एक हैंडपंप ठीक किया गया है, दूसरा अगले सप्ताह तक मरम्मत के लिए नियोजित है। स्वास्थ्य शिविर आयोजन। पिछली सभा में स्वास्थ्य शिविर लगाने का निर्णय किया गया था। इस माह के अंतर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिविर आयोजित किया जाएगा। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता। स्कूल के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर चर्चा हुई थी, निरीक्षण किया गया है और सुधार रसोई समिति को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवारा पशु व कुत्तों पर नियंत्रण। इस विषय पर पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया गया है। पशुधन विभाग से सहयोग की प्रक्रिया जारी है। राशन वितरण प्रणाली। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच किया गया था। वितरण प्रणाली में सुधार के निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यालय कक्ष व्यवस्था। पुस्तकालय और छात्रों के लिए कक्ष व्यवस्था का कार्य पूर्ण हुआ है। इसके लिए नया प्रस्ताव आज रखा जाएगा। आवारा पशु और कुत्तों की समस्या पर नियंत्रण, राशन वितरण प्रणाली में सुधार और विद्यालय में छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्ष एवं पुस्तकालय की व्यवस्था करने का काम अभी भी लंबित है। इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे, सुझाव प्राप्त करेंगे और आगे की कार्य योजना को निश्चित करेंगे। अरे मेरी अब तक कुछ हुआ क्या? रात में गली में अंधेरा रहता है, बिजली की खंभों पर लाइट लगाने की बात की थी, वो भी बिजली। हमने हम सबको चुना है ताकि गांव की तकलीफें दूर हो, लेकिन अभी तक वही पुरानी बातें चल रही है। क्या हमारे हिस्से का विकास सिर्फ बातों में रहेगा सरपंच साहिबा? हम लोग आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी तकलीफ हमारी भी है और हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। आप निश्चित रहिए, इस बार काम पूरा होगा। सभा की औपचारिक शुरुआत की जा सकती है। बहुत अच्छा, तो चलिए आज की ग्राम सभा की औपचारिक शुरुआत करते हैं। सेक्रेटरी साहब, कृपया सभी विषयों और चर्चाओं को रिकॉर्ड में दर्ज कीजिए। जी सरपंच महोदय, अवश्य। गांव की स्थिति दिनों दिन चिंताजनक होती जा रही है। गांव की कई नालियां जाम पड़ी, सड़कों और घरों के आसपास कचरे के ढेर लगे हुए, जिससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल रही है। मक्खियां और मच्छर बढ़ रहे हैं, बच्चों और बुजुर्ग बार-बार बीमार पड़ रहे हैं। गांव वाले तो शिकायत करते हैं, लेकिन सफाई का काम नियमित रूप से नहीं हो रहा है। हमें अब जल्द ही सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो गांव में बीमारी या महामारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस विषय पर तत्काल ध्यान देना अति आवश्यक है। कभी दूध नहीं आता, कभी अंडे नहीं मिलते और बच्चों के लिए आवश्यक पोषण सामग्री भी समय पर नहीं पहुंचती। इस विषय पर भी ग्राम सभा को गंभीरता से ध्यान देना है। मुझे पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। बिना वेतन के मैं घर घर जाकर काम कैसे कर पाऊँ? गर्भवती महिला और नवजात बच्चों की देखभाल करने के लिए लगातार खर्चा करने पड़ते हैं, लेकिन बिना वेतन के यह काम मुश्किल सा होता है। छोटी छोटी बीमारी के लिए गांव के लोग शहर आ गए। स्वास्थ्य केंद्र को आपूर्ति तुरंत करनी चाहिए। आपसे सुनिए, वार्ड सदस्य ने जो स्वच्छता से संबंधित मुद्दे रखे हैं, उन्हें जल्द ही उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि गांव की नालियां जल्द ही साफ की जाएगी। सड़कों और घरों के आसपास लगे कचरे के ढेरों को उठाने के लिए सफाई दल लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी में बच्चों को दूध, अंडा और अन्य पौष्टिक आहार समय पर मिले, इसकी विशेष निगरानी होगी। आशा कार्यकर्ताओं के वेतन भुगतान की जानकारी लेकर लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा जाएगा। सरपंच कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आपने आश्वासन भी दिया था, लेकिन स्कूल के कमरों की मरम्मत के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं हुआ। तो हमें डर है कि इस बार भी वही हाल न हो जाए। नहीं, हम सब मिलकर एकजुट होकर इस बार हर प्रस्ताव को धरातल पर उतराएंगे। आप सबका सहयोग ही हमारी ताकत है। अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो हमारा गांव साफ सुथरा और स्वस्थ बन सकता है। पिछली ग्राम सभा में राशन वितरण प्रणाली से संबंधित विषयों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाई थी। इस विषय पर गांव में कई शिकायतें लगातार
दुकानदार से पूछा तो उसने कहा राशन खत्म हो गया है, पर बाद में पता चला कि कुछ लोग बिना पात्रता के राशन ले जा रहे हैं। यह हमारे देश में गरीब लोगों के साथ अन्याय है। गांव की महिलाएं और बुजुर्ग जो सच में जरूरतमंद है उन्हें राशन न मिलना बहुत गलत बात है। हमें चाहिए कि लाभार्थियों की सूची की दोबारा जांच हो और जो पात्र है उन्हें ही सही हक मिले। मैं चाहूंगी कि ग्राम सभा में एक जांच समिति बनाई जाए। उस समिति में पंचायत के अधिकारी और कुछ जागरूक सदस्य शामिल हो। वे समय समय पर राशन वितरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि कोई भी गलती तुरंत सामने आए। इसके साथ साथ गाय की शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया जाए। हर ग्राम सभा में राशन वितरण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस गाँव का समर्थन करता हूँ कि हर गरीब को हक मिलना चाहिए। मैं ये भी सुनिश्चित करता हूँ कि दुकानदार को व्यवहार पारदर्शी हो और रिकॉर्ड खुले पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है। कि एक राशन वितरण प्रणाली बनाई जाए। यह समिति संबंधित अधिकारी से मिलकर वितरण सूची को अपडेट करेगी, दुकानदार की जवाबदेही तय करेगी और अगली ग्राम सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस विषय को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति बिना राशन के न रहे। गांव में पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कई हैंडपंप तो सूख चुके हैं, उसमें तो बस 2-4 ही बाल्टी पानी निकलता है। महिलाओं को रोज 2 किलोमीटर दूर कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता है। गर्मियों के दिनों में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। हम औरतों को पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, जिससे दिन का काम चल पाता है। हमें रोजमर्रा के कामों के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो गाँव में जल की आपूर्ति की जा सकती है। इससे समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। पंचायत चाहे तो हैंडपंप को गहराई कर सकते हैं और पुराने कुओं की साफ सफाई भी करा सकते हैं। इससे बिल्कुल राहत मिलेगी। हमें दीर्घकालीन योजना बनानी होगी। हर साल पानी का स्तर नीचे जा रहा है। जब तक हम बारिश के पानी को सहेजने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक गांव की प्यास नहीं बुझेगी। अब यही रास्ता है। अगर हम गाँव के आसपास छोटे तालाब और बांध बनाए जिससे बारिश का पानी जमीन में समा जाएगा और जड़ उतर पड़ेगा, इससे हमारे हैंडपंप और कुओं दोनों में पानी बना रहेगा। लोग कुएं और नाले साफ करते थे। इस वजह से तब कभी पानी की कमी महसूस नहीं होती और मशीनों पर भरोसा ज्यादा है। फिर भी अगर हम सब साथ आए तो यह काम मुश्किल नहीं है। योजना के तहत गांव में वर्षा जल संचय, छोटे चेहरे, गड्ढे और कुओं के पुनर्भरण का निर्माण किया जाएगा। पंचायत इसके लिए प्रस्ताव तैयार करेगी और संबंधित विभाग को भेजेगी। जी सरपंच, मैं दर्ज कर रहा हूं। यह काम हमारा है, पानी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए हमारे बच्चों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आने वाले हफ्ते में इस विषय पर एक विशेष बैठक रखी जाएगी। सभी उपस्थित हैं। सर, मैं विषय उठाना चाहती हूँ। हमारे गांव के पर्यावरण संरक्षण और मनरेगा योजनाओं के प्रभावी उपयोग से जुड़ा हुआ। हम मनरेगा की विधि का उपयोग हम नालों और तालाबों की सफाई, वृक्षारोपण तथा जल स्रोतों के पुनर्भरण के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस योजना नहीं बनी है। अगर यह काम समय पर हो जाए तो जल संरक्षण और पर्यावरण दोनों में सुधार होगा। जगह जगह गड्ढे हैं, बारिश में तो कीचड़ हो जाता है, पैदल चलना भी मुश्किल है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाना भी दिक्कत भरा हो जाता है। काम की मांग कौन करता है? मनरेगा में तो काम मांगने के लिए आवेदन जरूरी होता है। अब तक कई लोगों ने सोचा कार्ड ही नहीं बनाया। बिना आवेदन के काम कैसे मिलेगा? अरे जब हम आवेदन करते हैं तब ये वेतन 3 महीने तक नहीं मिलता है। गरीब आदमी इतने दिन तक कैसे जिंदा रहेगा? आप बताइए, पेट खाने रहेगा तो काम कैसे करेगा? मनरेगा का असली मकसद गांव में रोजगार प्रदान करना है। अगर लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेगा तो भला कौन गांव छोड़कर जाएगा? किया जाए तो पेड़ पौधे लगाने जैसे काम, सड़कों की मरम्मत, इससे एक तरफ रोजगार मिलेगा, दूसरी ओर गांव सुंदर और स्वच्छ बनेगा। गांव को भी इस अभियान में शामिल कर सकते हैं। स्वच्छ गांव हर एक गांव जैसे मुहिम चलाकर नालों की सफाई और वृक्षारोपण किया जा सकता है। इससे मनरेगा का
जी सरपंच जी, मैं इस प्रस्ताव को कार्यवाही में दर्ज कर रहा हूँ। पर्यावरण की रक्षा और रोजगार की व्यवस्था, ये दोनों हमारे गांव के विकास के आधार हैं। अगर हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तो हमारा गांव स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर बनेगा। सरपंच जी, बच्चों को बैठने के लिए उचित क्लासरूम उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ। बच्चों को खुले में या बरामदे में बैठकर पढ़ना पड़ता है। जब बारिश आती है तब पानी भी अंदर आ जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। यह स्थिति न केवल बच्चों के भविष्य के लिए बल्कि गांव के विकास के लिए भी बहुत चिंताजनक है। हमने यह भी तय किया था कि गांव में एक लाइब्रेरी शुरू की जाएगी, लेकिन वह भी अभी तक शुरू नहीं हुई। क्या बच्चों को ज्ञान से वंचित रखना ठीक है? वार्ड सदस्य सही कह रहे हैं। विद्यालय भवन की मांग जरूर की गई थी, पर बरसात के समय पानी कक्षा के अंदर घुस आता है। बच्चों के पास बैठने की जगह तक नहीं होती। कई बार तो किताबें भी भीग जाती हैं। शिक्षक पूरी कोशिश करते हैं, पर संसाधनों की भारी कमी। गांव के बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। अगर शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी तो गांव का विकास अधूरा रह जाएगा। हमें हर संभव प्रयास करना होगा कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। बहुत से बच्चे स्कूल तो आते हैं, लेकिन क्लासरूमों की भारी कमी के कारण उन्हें बाहर बैठना पड़ता है। गर्मी या बरसात के दिनों में बच्चों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। कई बच्चों ने तो स्कूल आना ही छोड़ दिया है और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं है। कभी चावल फटा रहता है या फिर दाल में सिर्फ पानी मिलता है। कई बार तो बच्चों को भिंडी और केले भी नहीं मिलते। अगर लड़के सामग्री को आते हैं तो वह स्कूल से आते हैं। इससे हल नहीं कर पाएंगे। हमें मिलकर सोचना चाहिए। नए क्लासरूमों के निर्माण, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और पुस्तकालय शुरू करने पर बच्चों के लिए प्रेरणादायी और वातावरण जरूरी है। माननीय सरपंच महोदय, हमें अगर संसाधनों की भारी कमी है, लेकिन हम बच्चों को विद्यालय की कक्षाओं के निर्माण के लिए निधि आवंटित की जाएगी। शिक्षा विभाग से शिक्षकों की तैनाती के लिए पत्र भेजा जाएगा। साथ ही पुस्तकालय निर्माण की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू की जाएगी। बैठक करनी चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई और उनकी समस्याओं का समय पर निदान हो सके। किया जाए। शिक्षा और बच्चों हमारे देश का भविष्य है, इसीलिए इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अरे भाई साहब, हर कोई गंदगी, नालियां और सफाई की बात कर रहे हैं, पर कोई बच्चों और युवाओं के बारे में सोच ही नहीं रहा है। हमारे गांव के युवाओं और बच्चों के पास एक भी खेल का मैदान नहीं है। अगर ग्राम पंचायत हमें खेल का मैदान उपलब्ध नहीं करेगी तो बच्चे खाली समय में मोबाइल गेम खेलते रहेंगे या फिर गलत संगत में पड़ सकते हैं। खेल से बच्चों का शरीर अनुशासित, सक्रिय और स्वस्थ रहता है। खेल से सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन भी मजबूत रहता है। अगर बच्चों को व्यस्त और स्वस्थ रखना है तो उन्हें खेल का मैदान और खेल की सामग्री उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। लिए अवसर चाहिए। हमारे लिए स्पोर्ट्स किट्स, जाल, बैट बॉल, कबड्डी की जैसे चीजें दी जानी चाहिए। साथ ही पंचायतों में टीवी और इंटरनेट की भी उपलब्धि करनी चाहिए ताकि हम नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस देख के कुछ सीख सके। हम आखिरी पायदान पर न रहे, हम भी गाँव का गौरव है, देश का भविष्य है। पहले हमारी जैसी बूढ़ी औरतों की पेंशन तो ठीक से दो, स्वास्थ्य शिविर लगाओ, फिर बच्चों को टीवी और इंटरनेट देना। पहले बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दो बेटा। हमारे इलाके में तो अभी तक पानी ही नहीं आता। पहले पानी की व्यवस्था करो। हमारे मोहल्ले की सड़कें टूटी है, पहले इन्हें दुरुस्त करवाओ। और रात में आवारा कुत्ते घूमते, पहले उनका इंतजाम करो सरपंच जी। पर लेकिन उद्देश्य एक ही है, हमारे गांव का विकास। वार्ड सदस्य पांच जो युवाओं के हित में सुझाव दिया है वह भी उतना ही आवश्यक है। हमारा गांव तभी आगे बढ़ेगा जब बच्चे स्वस्थ, युवा सक्रिय और बुजुर्ग सुरक्षित होंगे। मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि ग्राम पंचायत भूमि का चयन एक खेल मैदान के लिए किया जाएगा। एक खेल समिति का गठन किया जाएगा जिसमें पंचायत के सदस्य और युवा प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्राम निधि से खेलकूद के उपकरण जैसे जाल, गेंद, बैट और रस्सियां खरीदी जाएगी। पंचायत भवन में टीवी और इंटरनेट की सुविधा
ताकि बच्चे खेलों से प्रेरणा ले सकें। जी सरपंच जी, इस प्रस्ताव को कार्यवाही में दर्ज किया जा रहा है। को नई दिशा देंगे। नमस्कार, इस वर्ष ग्राम पंचायत को कुल 85 लाख रुपए की निधि प्राप्त हुई है। इस बजट से निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए हैं: बच्चों के लिए कक्षा और पुस्तकालय निर्माण, स्वास्थ्य शिविर आयोजन, खेल का मैदान और खेल सामग्री खरीद, तालाब की मरम्मत, आवारा पशुओं और गायों के लिए गौशाला, कुत्तों का टीकाकरण, सड़क मरम्मत, पेंशन शिविर, साफ सफाई, गांव के खुटों पर लाइट लगाना आदि। अब सभी क्रमवार अपने सुझाव रखें। राशन वितरण में अनियमितता हो रही है। कुछ लोगों को राशन नहीं मिलता, कुछ लोगों को दो बार मिल जाता है। हमें एक स्थायी समिति बनानी चाहिए जो हर घर में जांच करे कि यदि सुधार नहीं हुआ तो गरीब लोगों का हक मारा जाएगा। सही बात है, राशन वितरण पारदर्शी होगा। समिति का गठन अगले सप्ताह कर दिया जाएगा। गांव की कई नालियां जाम गई हैं। घरों के पास कचरे के ढेर लगे हुए, मक्खियों और मच्छरों से बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे। हमें सबसे पहले सफाई और स्वच्छता को प्राथमिकता देनी होगी। इसलिए 2.5 लाख की राशि चाहिए। हाँ, काफी भी व्यवस्था करनी चाहिए। सरपंच जी, हर महीने गाँव बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं गाँव में इलाज करा सकते हैं। हैंडपंप सूख चुके हैं। महिला संपदा विभाग से संपर्क करेंगे। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। यदि हम तालाबों की मरम्मत और बरसाती पानी रोकने की योजना बनाएं तो जल स्तर बढ़ेगा। इसलिए 4,25,000 की राशि जल संरक्षण हेतु देनी चाहिए। अगर अन्यथा बर्बाद हो जाएगा। हर साल सफाई, नाली और गंदगी की ही बात होती है, पर युवाओं और बच्चों की बात कोई नहीं कर रहा। गांव में खेल का एक भी मैदान उपलब्ध नहीं है, इसीलिए खेल के उपकरण, खेल का मैदान, स्पोर्ट्स की इंटरनेट और टीवी के लिए 3,40,000 रुपए जरूरी है। हाँ, अगर हमें एक मैदान मिला तो हम गांव के नाम से खेल कराएंगे। के लिए तक जगह नहीं है, बारिश में पानी अंदर आ जाता है, बच्चों को बैठने के लिए तक जगह नहीं है। इसके अलावा लाइब्रेरी, फर्नीचर और इंटरनेट आदि और पढ़ने की सामग्री के लिए 10,50,000 की आवश्यकता है। तो गांव का भविष्य अंधकार में होगा। हमारे बच्चों को भी डिजिटल साधनों की जरूरत है। सही कहा, बच्चों का भारत की संख्या बढ़ती जा रही है, वे खेतों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं, कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों को काटते हैं। इसलिए गौशाला निर्माण और कुत्तों के टीकाकरण के लिए 5,60,000 रुपए चाहिए। सही कहा बेटा, रात में कुत्ते बहुत शोर मचाते हैं और अब बच्चों को बाहर जाने में भी बहुत डर लगता है। इनके टीकाकरण कार्यक्रम के लिए स्वस्थ व्यवस्था जरूरी है। हमारे समूह की दृष्टि हमें आम और प्याज बेचने के लिए प्रशिक्षण और साधन सुविधाएं चाहिए। अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हमारे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिल्कुल, विकास सिर्फ तालाब और नाले पर ही सीमित नहीं होना चाहिए। महिला और युवाओं के कौशल्य विकास के लिए भी राशि दी जानी चाहिए। अगर तालाब और गौशाले ऐसे नहीं मिले तो दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। किसानों के लिए तो प्राथमिकता दी जाए। हाँ, अगर गांव के लोगों को खेल या मनोरंजन का अवसर नहीं मिला तो गांव से पलायन बढ़ेगा। हम भी देश का भविष्य है, हमें भी बराबर का बजट चाहिए। पहले हमारी पेंशन ठीक से दो, हमारा कुत्तों से हमारी जान खतरे में है, फिर बाकी काम करो। इसलिए बजट संतुलित रूप से बांटा जाएगा। शिक्षा 20 लाख, स्वास्थ्य व सफाई 5 लाख, जल सुविधा 10 लाख, पर्यावरण 8 लाख, खेल 8 लाख, आवारा पशु प्रबंधन 10 लाख और अन्य सामाजिक योजनाएं 24 लाख। और आप सब एकजुट होकर गांव के विकास में भाग लें। झगड़ कर नहीं, सहमति से काम करेंगे तो हमारा गांव आदर्श ग्राम बनेगा। विकास गांव में आवारा
खेतों में जाकर फसल बर्बाद करते थे। यदि गांव के लोग मिलकर सामुदायिक प्रहरी या रात्रि निगरानी दल की व्यवस्था करें तो इस नुकसान को रोका जा सकता है और खेतों के चारों ओर कांटेदार तारों की फेंसिंग करने की भी योजना बनाई जा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात। हर साल हमें नुकसान होता है। अगर निगरानी दल बनेगा तो पशु दोनों संभव होंगे। सरपंच जी, इसके लिए हमें ग्राम से कुछ धनराशि मिलनी चाहिए। ठीक है, कृषि सहायता का प्रस्ताव दर्ज किया जाए। फसलों की सुरक्षा और आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए सामुदायिक प्रहरी समिति गठित की जाएगी। सरपंच, यदि स्कूल के पास की जो खाली जमीन है उसे हमारे स्वयं सहायता समूह दल को दी जाए तो हमारा समूह वहाँ मिलकर आलू, टमाटर आदि कई सब्जियां लगा सकते हैं, जिसे हम गांव के स्कूल के मिड डे मील में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चों को पौष्टिक और ताज़ा सब्जियां मिलेंगी, जिससे गांव का पोषण स्तर भी बढ़ेगा। बच्चों को पौष्टिक सब्जियां भी मिलेंगी और महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। हाँ, इससे लोग भी प्रेरित रहेंगे और हर घर में छोटी रोटियां बनाई जाएंगी, बहुत सारे के नाम से चलाई जाएगी। सरपंच जी, अगर पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा दे तो हम स्वयं से उसकी देखरेख कर सकते हैं। हम उसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी मदद मिल सकती है उससे। फिर हम उसे कंप्यूटर और मोबाइल की सही उपयोग की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। गाँव में कुछ करें, इससे पंचायत का खर्चा बचेगा एवं हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है। बहुत अच्छा। आज के समय में बच्चों तथा युवाओं को सही दिशा देने के लिए यह बहुत जरूरी है। गाँव की भूमिका सराहनीय है। गाँव का विकास तभी होगा जब हमारे युवा उसकी जिम्मेदारी है। गाँव में हर साल का मेला लगता है, इसमें हम स्वास्थ्य जागरूकता, महिला स्वावलंबन स्टॉल और बाल विकास प्रदर्शनी जोड़ सकते हैं और मेले के बाद गाँव की सफाई गाँव के लोग मिलकर करेंगे। इससे प्लास्टिक और गंदगी पर रोक लगाई जा सकती है। हमारा समूह मिलकर वहाँ मेले में गाँव के मेले में हस्तनिर्मित वस्तुएं, स्थानीय खाद्य पदार्थ और इको फ्रेंडली बैग भी मिल सकते हैं। प्लास्टिक में पर्यावरण से हर दुकान पर यह संदेश लगाया जाए जो भी प्लास्टिक पर जुर्माना लगाया जाए। बिल्कुल, अब सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य पर्यावरण जागरूकता का प्रतीक बनेगा। हमारी ग्राम पंचायत अब हरित ग्राम स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ेगी। अब तक चर्चा हो चुकी है। ग्राम सभा के निर्णय को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। सभी लोग सभी सदस्य ध्यान दें। मैं प्रस्ताव एक करके पढ़ रहा हूँ। अंतिम संकल्प, छात्रों के लिए उचित क्लासरूम और पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। सार्वजनिक पुस्तकालय में इंटरनेट कॉर्नर स्थापित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी और युवा दोनों लाभान्वित हो। नियमित स्वास्थ्य और पोषण शिविर आयोजित किए जाएंगे, विशेषकर महिला और बुजुर्गों के लिए। खेल मैदान को समतल कर खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही लाइव मैच देखने हेतु टीवी लगाया जाएगा। तालाब की मरम्मत और पीने के पानी हेतु दोनों हैंडपंप लगाए जाएंगे। पेंशन शिविर का आयोजन होगा ताकि वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन मिल सके। स्कूल किचन गार्डन स्थापित कर भोजन हेतु ताजी सब्जियां प्राप्त की जाएगी। गांव की सड़कों की मरम्मत या नई सड़क निर्माण की योजना लागू की जाएगी। गली में बिजली के खंभों पर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी ताकि रात में सुरक्षा बनी रहे। स्वयं सहायता समूह के सहयोग से मेला एवं जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा। आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए ग्राम प्रहरी की टीम बनाई जाएगी। आवारा कुत्तों का टीकाकरण कराया जाएगा ताकि बीमारियां न फैले। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और अनियमितता कम करने हेतु विशेष समिति बनी जाएगी।
सभा के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है। हम अगली बैठक में इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद। सभा समाप्त की जाती है। सभी को धन्यवाद। सरपंच, पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों और सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूँ। आज के आदर्श युवा ग्राम सभा में हमें लोकतंत्र की वास्तविक भावना सिखाई है। आइए हम सब मिलकर अपने गांव, समाज और देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंतिम कड़ी में मैं आज के आदर्श युवा ग्राम सभा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया आप हमारे बच्चों को मार्गदर्शित करें। महोदया अरुणा खिलाड़ी मैडम। खरंच खूप छान असं काम केलं आणि मी सगळ्यांचं आम्ही कौतुक करते की खरंच जर भविष्यात अशी बॉडी असं आदर्श युवा ग्रामसभा जर झाली तर खरंच हे आमचं टाकळी डोकेश्वर गाव पुढे गेल्याशिवाय राहणार नाही आणि अशा जर ग्रामसभा कौतुक होईल आणि सगळं हे पुढे जाईल. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे शिक्षक वर्ग सगळं मॅडम त्यांनी खूप असं विद्यार्थ्यांना तयार केलं आणि खूप छान अशी आदर्श युवा ग्रामसभा संपन्न झाली. त्याबद्दल मी परत एकदा त्यांचं कौतुक करते. थँक्यू. सरपंच मैडम जी, काकड़े ढोकेश्वर ग्राम पंचायत, हमारे प्रेरणा स्थान, हमारी प्राचार्य श्रीमती मनोहर मैडम, हमारे उप प्राचार्य श्री मुनरवाल सर, मेरे सभी शिक्षक साथी, प्यारे छात्रों, आज के इस प्रतियोगिता में सहभागी छात्र, सबसे पहले मैं हमारे काकड़े ढोकेश्वर की सरपंच मैडम जी उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर लगभग 2 घंटे हमारे विद्यालय के लिए। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गांव का हमें हमेशा सहयोग हमें मिलता है और ये गांव बहुत ही शांत, सुंदर और स्वच्छ ऐसी ग्राम पंचायत है। पूरे पंचमकोशी में इस गाँव ग्राम पंचायत का नाम है। उसके बाद हमारी प्राचार्य मैडम श्रीमती मुनरवाल मैडम, श्री मुनरवाल सर, उन्होंने हमें बारंबार हमें मार्गदर्शन किया। उनके मार्गदर्शन के बिना ये प्रोग्राम सफल होना नामुमकिन था। मैं उनके प्रति भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा हमारे विभिन्न जो अध्यापक साथी हैं, श्रीपंत सर, जगताप मैडम, लोखंडे मैडम, बहुत सारे अन्य जो विभिन्न जो अध्यापक हैं जिनका जो बहुमूल्य योगदान इस कार्यक्रम में रहा, मैं उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। उसके बाद हमारे प्रतिभागी छात्र जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सहभागिता किया, ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने 40 छात्रों को एक साथ लेकर उनके आने का संवाद, उनमें तालमेल बिठाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। हम डरे हुए थे कि शूटिंग के दौरान कहीं छात्र न जाए, लेकिन बहुत ही बाखूबी से छात्रों ने इस भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। सच में नौ छात्र हैं, उन्होंने खुद को साबित कर दिया कि कितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं वो आसान। सबको हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हो।